अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग ऑन प्रोटीन के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ काफ़ी दिनों से चल रही थी और आज उस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। एंड इन दिस वीडियो हम लोग वर्किंग ऑन प्रोटीन को डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप सो कि आपको पूरी सीरीज़ जितनी भी आपने देखी है, होप सो कि जितना भी आपने सीखा हो वो आपको रिटेन रहे एंड आप उसको अच्छी तरह से समझे हो। एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। अच्छा, सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द वर्किंग ऑन प्रोटीन। नाउ बेसिकली इसका मतलब क्या है? देखें, अब हम लोगों ने प्रैक्टिकली प्रोटीन को समझकर हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। अब हम ये समझते हैं कि जितने भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, ये जितने भी हमारे पास प्रोटीन की जो साइंटिफिक स्टडी होती है लैब्स के अंदर, वो किस तरह से की जाती है, प्रोटीन को किस तरह से स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली वर्किंग ऑन प्रोटीन इज रेफर टू दैट कि हम लोग किस तरह से प्रोटीन को लैब्स के अंदर उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, खासतौर पर उनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। सो आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं। सो बेसिकली वर्किंग ऑन प्रोटीन मीन्स दैट के हम लोग उसको लैब्स के अंदर किस तरह से प्रोटीन को स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट ये कि जो प्रोटीन के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी मीन्स दैट के जो आपके पास अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं किसी भी पॉलीपेप्टाइड में, वो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। पॉलीपेप्टाइड उसको हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन उसको सीखने से पहले मतलब वो एक पूरी लिस्ट है, वो पूरे मैकेनिज्म्स हैं, पूरे मेथड्स हैं, उनके ऊपर डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी टिप है। वो ये है कि अगर आप किसी भी जो आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, उसके आप अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड उसमें कितने हैं, मतलब कि अगर आप इफ देयर इज अ प्रोटीन राइट, एंड आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। अब सवाल ये है कि आप जानना चाहते हैं कि इस प्रोटीन में कितने, मतलब कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, यह आप मालूम करना चाहते हैं। अब उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि उस प्रोटीन के रिलेटिव मोलिकुलर मास को, मतलब कि उस प्रोटीन के रिलेटिव मोलिकुलर मास को आप डिवाइड कर दें 110 के साथ। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोलिकुलर मास? असल में आपको पता है कि जो आपके पास जितनी भी लैब के अंदर स्टडी होती है उसमें हम लोग मोलिकुलर मास नहीं बल्कि रिलेटिव मोलिकुलर मास, मतलब कि एक मोलिक्यूल के अंदर चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसके अंदर कितने उसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना है। असल में हर एटम जो है, आपको पता है कि बहुत सारे एटम्स के आइसोटॉप्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम लोग उनका एग्जैक्ट रखेंगे, मतलब कि एग्जैक्ट मोलिकुलर मास ऑफ एवरी एटम, तो वी डोंट नो दैट कि हमारे पास वहाँ पर कौन कौन से आइसोटॉप्स किस एटम्स के प्रेजेंट हैं। तो हम लोग रिलेटिव मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं, और ये जो रिलेटिव मोलिकुलर मास या फिर इन शॉर्ट एमआर फाइंड किया जाता है, ये थ्रू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, अब इसकी साइंस क्या है? देखें, अगर आप लोग जितने भी आपके पास 20 कॉमन टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, एज वी नो कि हमारे पास जो कॉमन टाइप्स हैं अमीनो एसिड की वो कितनी है? 20 अमीनो एसिड कॉमन, मतलब दे आर कॉमन, मतलब आपको हर किस्म के लिविंग सिस्टम में, मतलब कि लिविंग सिस्टम ऑन अर्थ में आपको ये 20 कॉमन अमीनो एसिड बहुत मिलेंगे। और भी होते हैं लेकिन प्रोटीन्स में बेसिकली ये अमीनो एसिड होते हैं। अगर आप इन सब का एवरेज मोलिकुलर मास लें, आप लें कौन सा मोलिकुलर मास, कौन सा एवरेज, तो ये निकल के आएगा 138। बट आपको पता है कि प्रोटीन्स के अंदर मोस्टली जो आपके पास छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब कि स्मॉल अमीनो एसिड्स आर रिच इन प्रोटीन, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रिच इन प्रोटीन। और अगर छोटे अमीनो एसिड ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपके पास प्रोटीन के अंदर इन सारे के सारे अमीनो एसिड्स का जो एवरेज मोलिकुलर मास है वो थोड़ा सा कम होकर 138 से 128 तक आ जाता है। एवरेज 128 किसके अंदर? प्रोटीन्स के अंदर। अच्छा, मतलब कि एक एवरेज जो आपके पास रिलेटिव मोलिकुलर मास आ रहा है अमीनो एसिड का, वो कितना है? 128। आपको पता है कि जब कभी भी जो अमीनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन बनते हैं, जब कभी भी यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो आपको पता है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो पेप्टाइड बॉन्ड बनती है उसके नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है। अच्छा, वाटर के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास वो कितना है? ऑक्सीजन 16 एंड 1 फॉर ईच हाइड्रोजन, मतलब कि 16 + 2 18। and if you minus 18 from this 128, because one water का molecule निकलेगा, so it becomes 110। मतलब कि जब कभी भी आप इसको, मतलब कि 110 को डिवाइड करेंगे किससे? मोलिकुलर रिलेटिव मोलिकुलर मास, मतलब कि रिलेटिव मोलिकुलर मास इज व्हेन डिवाइडेड बाय 110, सो जो आपके पास निकल के आएगा वो क्या होगा?
एग्जैक्टली वो होगा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन। सो ये एक छोटी सी टिप थी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एवरेज, और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के ये डिराइव की गई है, विच इज ड्रिवन फ्रॉम अ बुक। सो अब आइए बात करते हैं कुछ हमारे पास स्टेप वाइज कि आप लोग जब प्रोटीन को स्टडी करें तो कौन कौन सी जो है वो अपने जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, आपने कौन कौन से वो फॉलो करना है, अब आइए डिस्कस करते हैं। सो भाई ये बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन प्योरीफिकेशन के अंदर, यानी जब आप किसी भी प्रोटीन को स्टडी करना चाहते हो तो आपको उस प्रोटीन को स्टडी करने से पहले आपको उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट या फिर प्योरीफाई करना पड़ेगा किसी चीज़ से। बिकॉज आपको पता है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका जो बेसिकली ओरिजिन है वो आपके पास होता है आपके सेल के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेल, आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से आता है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर उससे ट्रांसलेट कराकर एक प्रोटीन जो है वो इस तरह से बना दिया जाता है। तो बेसिकली आपके पास जो प्रोटीन का ओरिजिन है वो इनसाइड द सेल है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देयर आर सम स्टेप्स व्हिच इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ योर प्रोटीन। आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ, मैं यहाँ पर एनालाइट लिख लेता हूँ, एनालाइट। अच्छा अब ये क्या है, लेट मी फिनिश इट। अच्छा एनालाइट इज एनीथिंग जिसको आप लोग फाइंड कर रहे हैं या जिसको आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, जिसको आप लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज, मतलब जिसको आप लोग स्टडी करना चाहते हैं, एनालाइज। अच्छा सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो मेरा प्रोटीन फॉर एग्जांपल जिसमें मैं काम कर रहा था, ऐसे ही जस्ट फॉर सपोज वो था आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। तो मैंने सपोज कर लिया कि जनाब वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। देन वी विल यूज सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच विल ब्रेक द सेल, मतलब कि हम लोग कुछ इस तरह के सब्सटेंस यूज करेंगे जो कि सेल को क्लीव करेंगे, यानी सेल की क्लीवेज करेंगे स्टेप वाइज। अच्छा ये मैं जो क्लीवेज लिख रहा हूँ ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का नाम नहीं है जो अगर आप डालेंगे वो एक सेल को जो क्लीव करके आपको आपका प्रोटीन दे देगा। असल में ये जो सेल क्लीवेज है ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने जो है वो सेल मेम्ब्रेन को किसी भी डिटर्जेंट की मदद से आपने उसको तोड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास साइटोप्लाज्म है उसमें से अलग आपने क्या बोलते हैं, मतलब उसके लिए आप अलग यूज़ करते हैं। फिर आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब कि इट्स टोटल स्टेप वाइज प्रोसेस, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पर सेल क्लीवेज या आप इसको सेल ब्रेकेज कह सकते हैं। सेल ब्रेकेज यानी आपने सेल को तोड़ के वहाँ से अपना जो सब्सटेंस जो प्रोटीन है जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ उसको अपेयर करना है इनटू द सॉल्यूशन, सेल ब्रेकेज आपने कर दिया। अच्छा जब आप इस तरह से सेल क्लीवेज एंड सेल ब्रेकेज कर देंगे उसके बाद आपके पास कुछ एक्सट्रैक्ट्स बच जाएंगे, मतलब कि वो जो ब्रेक हुआ हुआ सेल है जहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है आपका, उसको आप लोग एक खास नाम देते हैं। यू सेड दैट क्रूड एक्सट्रैक्ट, यू सेड व्हाट, क्रूड एक्सट्रैक्ट। क्रूड ऑयल सुना है ना आपने, क्रूड ऑयल वो ऑयल जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम गैसोलीन वगैरह प्रेजेंट होता है, इस तरह से आपके पास क्रूड एक्सट्रैक्ट है। अच्छा फिर उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने प्रोटीन को उस एक्सट्रैक्ट में से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशहूर ज़माना क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, दे आर डिफरेंट टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि जो मेरा प्रोटीन है इसके उसके क्या करेक्टर्स हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटोग्राफी से पहले क्रूड एक्सट्रैक्ट के साथ एक और फिनोमेना करते हैं, उसको आप लोग कहते हैं सॉल्टिंग आउट। आई थिंक सो कि आपने ये शायद नाम सुना हो, सॉल्टिंग आउट। अच्छा मैं इसमें से हर एक स्टेप्स को इतना मैग्नीफाई नहीं करा बिकॉज आई नो कि ये डिफरेंट वीडियो है, मैं इसको खाली इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि ये क्या टेक्निक है। असल में इसमें ये आप करते ये हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बीकर है जिसमें आपके पास क्रूड एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर इस तरह से। तो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्टिंग आउट एक इस तरह की टेक्निक है जिसमें आप लोग किसी खास सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत हाई कर देते हैं उस जार के अंदर या उस सिस्टम के अंदर। उससे होता ये है कि जितना भी उसके अंदर पानी होता है वो इस सॉल्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और जो आपके पास प्रोटीन होते हैं वो आपस में कोएगुलेट कर जाते हैं। होता ही है कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक सॉल्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट। आई होप यू कैन सी दिस NH4 पॉजिटिव एंड सल्फेट। असल में ये ऐसा सॉल्ट है जो कि पानी में बहुत ज़्यादा हल होता है। और फॉर एग्जांपल मैंने इस सॉल्ट की बहुत हाई कंसनट्रेशन है, फॉर एग्जांपल 6 मोल, और मैंने इसको इस क्रूड एक्सट्रैक्ट में डाल दिया। और जब मैंने इसको मिक्स किया तो जितना भी आपके पास पानी होगा, बिकॉज आपको पता है कि पानी जो है वो सॉल्ट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहेगा बनिस्बत प्रोटीन के, तो वो सारा का सारा पानी, फॉर एग्जांपल जो आपके पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस एनालाइट के लिए यूज़ करेंगे जो कि आपके पास आयनिक कैरेक्टर रखता होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपका प्रोटीन बिल्कुल नॉन पोलर है तो उसके लिए आपके पास जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो यूज़ नहीं करें। मीन्स दैट के लुकिंग ऑन योर एनालाइट, मीन्स दैट के लुकिंग towards your analyte, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
अपना जो बेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसको हम लोग यूज़ करते हैं या फिर सेपरेट करते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये आपके पास जो प्रोटीन की सेपरेशन भी करती है, लेकिन इसको आप लोग अवे फ्रॉम एनालिटिकल प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है जिससे आपको कोई यूज़ है, मतलब कि उसकी अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन यानी उसकी नेटिव कन्फर्मेशन चाहिए आपको उस प्रोटीन की, मतलब कि आपने उस प्रोटीन को डीनेचर नहीं करना। इस हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा, और वहाँ से आपके पास जो प्रोटीन है, आपके प्रोटीन वो आपके कोएगुलेट कर जाएंगे, मतलब कि सतह पर आ जाएंगे, और वहाँ से आप उनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उस प्रोटीन को रिमूव करने के बाद आप लोग ये टेक्निक परफॉर्म करेंगे। अच्छा, देन आप मतलब कि एक तो है क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक विच इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद से लेकर HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सारी की सारी टेक्निक हमने अपने चैनल पर डिस्कस कर रखी हैं। आप लोग हमारे चैनल में जाकर ये सारी की सारी टेक्निक्स देख सकते हैं, जोन सी भी आपको रिलायबल रखे। अच्छा, ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोटीन का क्या कैरेक्टर है। मीन्स कि जो आपके पास क्रोमेटोग्राफी ये प्रोटीन को डीनेचर नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पास कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि सेपरेट तो कर देती हैं प्रोटीन को, लेकिन उसको डैमेज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोटीन वी यूज another very famous technique which is SDS page. SDS page. इसको हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन इन द फ्यूचर वी विल डू इंशाल्लाह इन वेरी 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 डिटेल। सो SDS page means that के सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड, ये सर में वो जेल है जिसमें आपके पास ये पूरा का पूरा आपके पास परफॉर्म होगा। पॉलीएक्रिलामाइड, GE मीन्स एग्जैक्टली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एज यू कैन सी कि ये आपके पास बिल्कुल एक सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी SDS पेज का सिंपल सेटअप पड़ा हुआ है। तो ये जो आपके पास टेक्निक है SDS पेज, ये इसमें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास एक जेल बेड पड़ा हुआ है, राइट। ये असल में बना होता है पॉलीएक्रिलामाइड का। उसके अंदर आप जो वेल्स देख सकते हैं उसमें हम लोग अपना प्रोटीन डालते हैं, मतलब अपना क्रूड एक्सट्रैक्ट डालते हैं। उसके बाद आप इस पूरे कंटेनर के अंदर एक बफर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोड्स, ये जो नीचे देख सकते हैं, इसको हम लोग ऑन करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशो, जो आपके पास प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और उन सेपरेटेड प्रोटीन्स को आप लोग बाद में थ्रू डिफरेंट ब्लॉटिंग टेक्निक्स यू कैन सेपरेट आउट, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये था आपके पास SDS पेज। इसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर 3 इज आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ये भी असल में एक ऐसी टेक्निक है। अच्छा, ये जो जितनी भी टेक्निक क्रोमेटोग्राफी के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन सब में जो आपका प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। SDS पेज इट यूजेस चार्ज टू मास रेशो, तो जब चार्ज यूज होगा तो प्रोटीन जो है वो खुल जाएगा। इस तरह से जो आपके पास आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग है, इसमें आपके पास जो IP होता है, IP यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको आप लोग PI आई थिंक कहते हैं, सॉरी इट्स PI नॉट IP। जो आपके पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है PI, उसकी मदद से हम लोग मतलब कि उसको देखकर अपने प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। असल में होता ये है कि इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा सा इस तरह से एक ट्यूब लेते हैं, और इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका एक मिक्सचर बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और वो इस तरह से एक लेयर्स की सूरत में आपस से डिफरेंशिएटेड होते हैं, और यहाँ फिर हम लोग अपना एनालाइट यहाँ से डालते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो प्रोटीन है वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद एक और है, वो इन दोनों का मिक्सचर यानी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का और SDS पेज का, उसको हम लोग कहते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको हम लोग कहते हैं 2D यानी 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एज यू कैन सी कि इसका सेटअप आपके सामने यहाँ पर। अच्छा, ये दोनों का मिक्सचर मैंने बताया 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो प्रोटीन की सेपरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो भी होती है, एंड प्लस ऑन द बेसिस ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी होती है। मतलब कि एक डायमेंशन में आपके पास वो चार्ज की सेपरेशन होती है, मतलब 2 एनोड लगे होते हैं, एंड आल्सो वो जो जेल है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन उसका चार्ज डिफरेंट है वो भी सेपरेट हो सकता है, और एक ऐसा प्रोटीन जिसका चार्ज सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है वो भी सेपरेट हो सकता है। तो मोस्टली हम लोग SDS पेज या फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की जगह पर हम लोग 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। लेकिन
ये बहुत एक्सपेंसिव भी है बिकॉज इसको सेटअप करने के लिए मतलब ये बना आता है और इसकी जो आपके पास प्राइस है वो आई थिंक मिलियंस में है, तो ये बहुत रेयर है लेकिन बहुत एफिशिएंट है। सो ये आपके पास कुछ टेक्निक्स ऐसी थी जिसकी मदद से हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब आइए डिस्कस करते हैं कि सेपरेट करने के बाद आप एंड में उसका अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक जो प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं और किस सीक्वेंस है। बिकॉज अगर आपको वो पता लग गया तो आप लोग उस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से सिंपली ये पता लगा सकते हैं कि उस प्रोटीन की एक्चुअल जो नेटिव कन्फर्मेशन है, ये जो उसका टर्शरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, सॉरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो क्या है। सो भाई बात करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में। सो भाई ये बात करते हैं कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन। अच्छा, लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं बिकॉज उन टेक्निक्स का जो यूज़ है वो इन मतलब कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच आर गोइंग टू बी हैपन इन दिस प्रोसेस। लेकिन उन सीक्वेंसेस को समझने से पहले मतलब कि उन स्टेप्स को समझने से पहले उन टेक्निक को समझते हैं। ओके, सो हमारे पास दो मेन टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो हमें फाइंड करने में बहुत हेल्प होती है। द फर्स्ट इज द फ्रेडरिक सैंगर टेक्निक। फ्रेडरिक सैंगर टेक्निक आई थिंक इन्होंने समथिंग 1953 में डिस्कवर की थी। फ्रेडरिक सैंगर एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। असल में आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन, वो जो इंसुलिन हार्मोन है उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस असल में फ्रेडरिक सैंगर साहब ने आइडेंटिफाई या फिर फाइंड आउट किया था। एज यू कैन सी ये आपके पास इंसुलिन की जो आपके पास सीक्वेंस है ये आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर 3 पॉइंट्स के ऊपर आपके पास डाइसल्फाइड हैं, 2 आपके पास इसमें आप पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये इन भाई साहब ने फाइंड आउट किया था। अच्छा, किस तरह से किया था? एज यू कैन सी ये आपके पास पूरे प्रोसेस की डिटेल है। असल में जो फ्रेडरिक सैंगर साहब हैं उन्होंने एक खास किस्म का मॉलिक्यूल या अनशॉर्ट यू कैन से दैट एक खास किस्म का रिएजेंट उन्होंने इन्वेंट या फिर डिस्कवर किया था या फिर बनाया था विच इज नोन एज FDNB विच इज नोन एज 1,4,2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ये किस तरह का रिएजेंट है जो जाकर किसी भी अमाइनो एसिड का जो एन टर्मिनल होता है, ठीक है, उसके साथ जाकर ये अटैच हो जाता है, मतलब कि उसके साथ जाकर ये रिएक्ट कर देता है और बनाता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल दैट अमाइनो एसिड रेजिड्यू। ठीक है, अच्छा, सो ये आपके पास एज यू नो ये जो रिएजेंट है ये आपके पास डायरेक्ट आके रिएक्ट करता है विद द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड और उसके साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि हम लोग फिर उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जिसमें हमारे पास जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है उसके साथ ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल लगा हुआ है, उसके अंदर हम लोग एक भारी अमाउंट में डालते हैं एसिड, जिससे होता है ये कि वो सारा का सारा जो प्रोटीन होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। और इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास वो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड विच इज अटैच विद नाउ FDNB मतलब कि सॉरी डाइनाइट्रो फिनाइल जिसके साथ अटैच है वो भी सेपरेट हो जाता है और इस 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल अमाइनो एसिड रेजिड्यू यानी फिनाइल अमाइनो एसिड डेरिवेटिव को हम लोग इजीली डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए से हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने उसको सेपरेट आउट कर लिया तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि उस आपके पास पॉलीपेप्टाइड में जो आपके पास एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है वो कौन सा है। प्लस ये टेक्निक जो है ये हमारी इस तरह भी मदद करती है कि ये हमें ये भी बता सकती है कि एक प्रोटीन में कितने पॉलीपेप्टाइड हैं। बिकॉज अगर एक आपके पास अमाइनो एसिड निकल के आता है तो मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड था, बिकॉज एक पॉलीपेप्टाइड मींस एक ही एन टर्मिनल होगा। लेकिन अगर 2 अमाइनो एसिड आते हैं तो मतलब कि उस पॉलीपेप्टाइड में 2 एन टर्मिनल हैं और अगर 2 एन टर्मिनल हैं तो मतलब कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, इस तरह से 3-4 जितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो कि हमारे पास निकल के आता है व्हेन वी सेपरेट आउट फ्रॉम द मिक्सर वो कितना है। इसके बाद जो टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं एडमैन टेक्निक। उसको हम लोग कहते हैं एडमैन टेक्निक। ये असल में इस तरह की टेक्निक है जो आपको पूरा का पूरा प्रोटीन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उन तमाम का जो सीक्वेंस है वो आपको पता करके दे सकती है। इसको भी हम लोग वाया हेल्प ऑफ पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। सो एज यू कैन सी ये आपके पास उस एडमैन टेक्निक के पूरा का पूरा एक स्टेप वाइज प्रोसेस है कि क्या क्या उसमें होता है। एडमैन जो साहब हैं उन्होंने एक इस तरह का रिएजेंट इजाद किया जिसका नाम था फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड यानी फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड, एक इस तरह का रिएजेंट था। अच्छा, ये जो रिएजेंट है ये भी जाकर उस पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल पे जाकर अटैक करता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। और जब वो अटैच होता है तो जब ये आपके पास जो फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड है ये जब आपके पास जाकर उस पॉलीपेप्टाइड के साथ अटैच होता है तो वहाँ से ये बनाता है कि PTC एडक्ट यानी कि फिनाइल थायो कार्ब अमाइल एडक्ट। ठीक है, उसके बाद उन साहब ने ये किया कि उस PTC एडक्ट को उन्होंने एक एनवायरनमेंट में रखा, यानी कि एक एनवायरनमेंट जिसमें आपके पास जो एसिड था वो था ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड। तो उस एनवायरनमेंट में ये जो आपके पास PTC एडक्ट था ये एक और मतलब कि इससे वो जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड था वो रिमूव हो गया और वो कन्वर्ट हो गया किस में, एनिलाइनोथायाजोलाइनोन, यानी कि PTC से जो आपके पास एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है वो रिमूव हुआ व्हेन दैट PTC यानी कि PTC एडक्ट वाज पुट इन द एनवायरनमेंट ऑफ
ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, और वहां से किस फॉर्म में रिमूव हुआ, वो होगा एनिलाइनोथायाजोलाइनोन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर वो अमाइनो एसिड आपके पास ग्लाइसिन है तो आप लोग कुछ इस तरह से कहेंगे कि एनिलाइनोथायाजोलाइनोन ग्लाइसिन डेरिवेटिव, राइट। अच्छा, सो व्हेन दैट, वो जो आपके पास डेरिवेटिव था उसको आप लोग जब एक एसिडिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो एनिलाइनोथायाजोलाइनोन जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल थायोहाइडेंटाइन डेरिवेटिव में। और जब इस तरह से वो फिनाइल थायोहाइडेंटाइन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको आराम से उस सॉल्यूशन में से निकाल सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है। अब इस तरह से जब ये जो प्रोसेस मुकम्मल होगा, फिर अगेन जो आपके पास वो जो पॉलीपेप्टाइड था जिसमें से आपने एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रिमूव कर लिया, उसको आप लोग अगेन रिएक्ट करवाएंगे किससे, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड से, और ये पूरी की पूरी जो साइकिल है ये अगेन कंटिन्यू होगी। इस पूरी साइकिल को आप लोग एडमैन साइकिल कहते हैं। यू से व्हाट, यू से एडमैन साइकिल, एडमैन साइकिल। अच्छा, आजकल ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये एक मशीन करती है, उसको आप लोग कहते हैं सीक्वेंसर मशीन, सीक्वेंसर मशीन। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो समझ आया होगा। अच्छा, एक और बात, जो आपके पास प्रोटीन होता है उसको डायरेक्ट इस तरह से नहीं समझा जाता, मतलब कि डायरेक्ट उसके ऊपर फ्रेडरिक सैंगर टेक्निक और आपके पास जो एडमैन टेक्निक है वो यूज नहीं की जाती। फ्रेडरिक टेक्निक तो आप लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो एडमैन टेक्निक है वो इस तरह से यूज नहीं की जाती। बिकॉज एक बात याद रखें, एक थोड़ी सी फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि जिस तरह से ये टेक्निक यूज हुई तो लोगों ने ये देखा कि लार्जर द लेंथ of polypeptide, so lesser will be the efficiency of this technique, lesser will be the efficiency, मतलब कि जितना ज्यादा उस पॉलीपेप्टाइड की लेंथ होगी इस टेक्निक की, यानी एडमैन टेक्निक की जो एफिशिएंसी है, यानी उसका जो रिजल्ट है वो इतना कम होगा। ये पॉलीपेप्टाइड लार्ज है तो फॉर एग्जांपल उसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 70%, मतलब कि 70% वो आपके पास जो अमाइनो एसिड सही बताएगा और 30% गलत बताएगा। एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से, एज यू हैव सीन दैट इन द सिकल सेल एनीमिया, पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो गया। तो अगर आपने 30% ही अमाइनो एसिड गलत बताया तो मतलब नहीं ना, मतलब काम नहीं होगा इस तरह से। तो ये जो पूरा का पूरा आपके पास टेक्निक है एडमैन, इसको हम लोग स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू करते हैं। वो क्या है अब आइए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो अब ये बात करते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने एफिशिएंसी बरकरार रखने के लिए एडमैन टेक्निक की आपने यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास स्टेप है वो है क्लीवेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। एज वी नो कि जो आपके पास प्रोटीन है उसमें आपके पास एक रेजिड्यू होता है, मतलब कि एक अमाइनो एसिड होता है, वो है सिस्टीन, जिसके पास थायोल यानी एसएच ग्रुप होता है। तो वो जो थायोल ग्रुप है वो आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देता है किसी दूसरे सिस्टीन के थायोल के साथ। उसको क्लीव करने के हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमने क्लीव करना है। अच्छा, उसको क्लीव करने के हमारे पास दो स्टेप्स हैं, उनमें से जो एक है वो ये है कि आपने ऑक्सीडेशन करनी है उस प्रोटीन की वाया परफॉर्मिक एसिड, मतलब परफॉर्मिक एसिड एज यू कैन सी ये एक एसिड है, जब आप उससे उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो जो आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा और वो जो रिजल्टिंग ग्रुप्स होंगे वो ऐसे होंगे जो अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकते। एक तो ये था। दूसरा ये है कि यू हैव टू डू द रिडक्शन बाय डाइथायोथ्राइटोल यानी DDT। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक रैग बैक इस रिडक्शन का ये है कि जब आप DDT से इसकी रिडक्शन करेंगे तो उस नतीजे में जो आपके पास रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो थायोल ग्रुप्स होंगे, मतलब कि जो आपने दो सिस्टीन के दरमियान जो डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ी है वो अगेन SH और SH में टूट जाएगी। यानी कि दे कैन आल्सो, मतलब कि अगर वो SH वापस से रिएक्ट हुआ तो मतलब कि डाइसल्फाइड बॉन्ड अगेन बन सकती है। लेकिन उसके लिए एक हल ये है कि आप लोग उस आफ्टर द रिडक्शन प्रोसेस यू डू द एसाइलेशन बाय आयोडो एसीटेट, मतलब कि आप उस रिड्यूस्ड पॉलीपेप्टाइड को अगेन रिएक्ट करवाएं किसके साथ, आयोडो एसीटेट के साथ, या दूसरा कोई ऐसा रिएजेंट जो कि उसकी एसाइलेशन करता हो, मतलब कि एसाइलेशन के बाद एज यू कैन सी कि वो अगेन थायोल बनाने के मूड में या फिर उसकी पोजीशन में नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन द सेकंड स्टेप इज द क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वाया स्पेसिफिक एंजाइम या फिर रिएजेंट। यानी कि अब आपने उस पॉलीपेप्टाइड के खास पॉइंट्स के ऊपर तोड़ना है, स्पेसिफिक एंजाइम या फिर रिएजेंट, और ये और अच्छा
एंजाइम्स यूज कर सकते हैं या फिर रिएजेंट यूज कर सकते हैं जो कि उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकते हो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मींस के ऐसे एंजाइम्स जो कि एक खास पॉइंट के ऊपर जाकर उस जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड है उसको तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके पास ट्रिप्सिन है, लेट मी विद द डिफरेंट कलर, जो आपके पास ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एक इस तरह का एंजाइम है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन को एट द पॉइंट ऑफ आर्जिनिन और एट द पॉइंट ऑफ लाइसिन उसको क्लीव करता है। यानी कि सिर्फ जहां पर फॉर एग्जांपल पूरे पेप्टाइड में, फॉर एग्जांपल दिस इज द पेप्टाइड, लॉन्ग 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 एंड देयर इज आर्जिनिन, तो जहां आर्जिनिन होगा ये एंजाइम वहां जाके उसको क्लीव कर देगा, मींस दैट इट इज स्पेसिफिक ऑन इट्स क्लीवेज। या इसके अलावा आपके पास एक और रिएजेंट है, फॉर एग्जांपल साइनोजिन ब्रोमाइड, साइनोजिन ब्रोमाइड, ये इस तरह का रिएजेंट है जो मिथ्योनिन के पॉइंट के ऊपर अटैक करता है, मतलब जहां मिथ्योनिन होगा वहां से ये क्लीव कर देगा। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, जहां जिस अमाइनो एसिड के ऊपर ये स्पेसिफिक होगा वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब कि उसके बाद वाली लोकेशन के ऊपर, उसके बाद वाली पेप्टाइड बॉन्ड को ये तोड़ देगा। सो ये आपके पास क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कुछ इस तरह से। अच्छा, एज यू कैन सी यहाँ आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स की आपके पास लिस्ट है और आपको ये भी बताया गया है कि ये जो आपके पास एंजाइम्स हैं ये कौन कौन सी लोकेशन से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपने इस तरह से जो आपके पास पेप्टाइड्स हैं, मतलब कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड है उसको आपने इस तरह से इस प्रोसेस के अंदर by using these kind of enzymes you have to break that peptide into different segments. So इस तरह से जब आप एक स्पेसिफिक एंजाइम या फिर एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करेंगे और उस पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक करेंगे ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो उसके डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सेगमेंट्स, मतलब कि वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाएगा। फिर आपने उन सेगमेंट्स के ऊपर आपने बाय यूजिंग एडमैन टेक्निक एंड बाय यूजिंग सैंगर टेक्निक, यानी सैंगर एंड स्पेशली एडमैन टेक्निक, एडमैन की मदद से, एडमैन टेक्निक यानी सीक्वेंसर मशीन की मदद से आपने उन सब के अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक और बात, फॉर एग्जांपल इन सेगमेंट को जो कि आफ्टर द ब्रेकेज, मतलब कि आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स आपस में से सेपरेट हो जाएंगे, उनको आपने बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, आपने क्रोमेटोग्राफी आपने इनको आपस में से सेपरेट करना है और फिर आपने अलग अलग इनके ऊपर एडमैन टेक्निक, क्रोमेटो और ये सैंगर टेक्निक आपने इसके ऊपर यूज़ करनी है। आप इसके लिए आप लोग SDS पेज भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितने भी सेपरेशन टेक्निक हैं आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ दैट। अच्छा, जब आपने सैंगर एंड एडमैन टेक्निक आप जब यूज़ करेंगे तो उन सब सेगमेंट्स का आपके पास जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपने एट फोर्थ आपने करना है ऑर्डरिंग, मतलब कि वो जो आपके पास अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस थे, ठीक है, सेगमेंट्स के, मतलब कि आप जितने भी सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलीपेप्टाइड था और जो आपके पास इस तरह से 3 सेगमेंट्स में आपके पास टूट गया था, राइट। आपने इन टेक्निक की मदद से उन सब का जो आपके पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो आपने फाइंड आउट कर रखा है, मतलब कि उन सब का अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन तीनों का आपको पता है। अब आपने उनके करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि आपने ऑर्डर करने के लिए, मतलब कि इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लाने के लिए एक डिफरेंट ब्रेकिंग या क्लीवेज सब्सटेंस का यूज कर, क्योंकि इस स्टेप में आपने करनी है ऑर्डरिंग। अच्छा, सो एज यू कैन सी ये आपके पास वो पिक्चर है जिसमें आपके पास ऑर्डरिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एट फर्स्ट स्टेप आपने जो मैंने जितना भी डिस्कस किया कि आपने तमाम के तमाम स्टेप्स परफॉर्म करके इनिशियली जो आपने एक पॉलीपेप्टाइड को बाय यूजिंग ट्रिप्सिन आपने उसको क्लीव किया और फिर आपने अमाइनो एसिड उसका सीक्वेंस आपने उन, मतलब कि जितने भी आपके पास क्लीव्ड सेगमेंट्स थे उन सब के अमाइनो एसिड सीक्वेंस फाइंड आउट कर दिए। अच्छा, ऊपर देखें जो आपके पास कंक्लूजन आपने दिया हुआ है कि एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड थे, मतलब आपको सब इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यूज करना है अपना कॉमन सेंस और डिफरेंट टेक्निक्स और इनको ऑर्डर में लाना है। तो फॉर एग्जांपल एट फर्स्ट आपने क्या किया, आपने यूज किया ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन को यूज करके, और आपको पता है कि ट्रिप्सिन कहाँ से काटता है, ठीक है, एंड प्लस आपको इनिशियल एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड भी पता है, क्योंकि जो आपके पास सैंगर टेक्निक थी उसने आपको ये बता दिया था कि एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड कौन सा है। आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड कौन सा है और आपको ये पता है कि सी टर्मिनल अमाइनो एसिड कौन सा है। बिकॉज देखें इस पूरे जो 4 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, उनमें कोई ऐसा सेगमेंट जो कि एक ऐसे अमाइनो एसिड से एंड करता हो जो कि आर्जिनिन या लाइसिन नहीं है। तो एक सेगमेंट एज यू कैन सी ये आपके पास है जो कि उस मतलब कि आर्जिनिन और लाइसिन से एंड नहीं करता, मतलब कि ये आपके पास सी सेगमेंट है, मतलब कि सी टर्मिनल वाला सेगमेंट है, और एक तो आपको पता है कि आपके पास एन टर्मिनल वाला सेगमेंट है। अच्छा, अब दूसरे में आपने ये करना है कि आपने किसी दूसरे रिएजन के साथ उस प्रोटीन को पहले क्लीव करना है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस फाइंड आउट करने का वो आपने जो है वो परफॉर्म करना है। अच्छा, ये दूसरे से मतलब कि एक दूसरे रिएजेंट से या फिर एक दूसरे एंजाइम से ब्रेक करने का मतलब, असल में दूसरे एंजाइम से ब्रेक करने से हमें ये फायदा होता है कि हम जो है वो उसको कंपेयर करके, यानी दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करके एक करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर आप लोग आराम से इसको रीड करेंगे सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद, एंड यू कैन ऑर्डर द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, और उस ऑर्डर को करके मतलब जब उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे, यानी आपको ये पता है कि कौन सा सेगमेंट कहाँ पे आता है। फर्स्ट सेगमेंट कौन सा, यानी एन टर्मिनल अमाइनो एसिड वाला सेगमेंट कौन सा है, मिड सेगमेंट्स कौन से हैं, और सी टर्मिनल अमाइनो एसिड वाला सेगमेंट कौन सा है। या इन शॉर्ट ये कि जो आपको प्राइमरी सीक्वेंस है किसी भी प्रोटीन का वो आपको अब पता लग चुका है, प्राइमरी सीक्वेंस। आई नो कि इस पॉइंट के ऊपर शायद आपको ऑर्डरिंग सही से समझ नहीं आई, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आई होप सो कि आपने अगर उसको रीड करेंगे, लेकिन आपने बात जो ये याद रखनी है कि ऑर्डरिंग में हम लोग एक डिफरेंट एंजाइम्स को यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है कि एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कौन सा है, सी कौन सा है, ठीक है, और कौन सा जो आपने इनिशियल एंजाइम या इनिशियल रीजन यूज किया था उसने कहाँ से क्लीव किया है। और आपको ये भी बस आप खाली मिड वाले सेगमेंट पे श्योर नहीं होते कि कौन सा कहाँ पे, लेकिन जब आप एक दूसरे रिएजेंट या एक दूसरे एंजाइम के क्लीव किए हुए एडमैन टेक्निक से फाइंड किए हुए सेगमेंट्स का जो आप ऑर्डर इनिशियल के साथ कंपेयर करते हैं बाय नोइंग द सेम, के सेकंड केस में भी आपको एन टर्मिनल भी पता होता है और सी भी पता होता है, बस मिड वाला जो है वो थोड़ा सा आप श्योर नहीं होते। लेकिन जब आप उनको रखते हैं इस तरह से तो आपको आराम से बाय कंपेयरिंग दैट कि कौन सा कहाँ आना है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा जो सेगमेंट है वो कहाँ आता है। इन शॉर्ट ये कि आपको फाइनली प्राइमरी सीक्वेंस पता लग गया, एंड एज यू नो कि अगर आपको प्राइमरी सीक्वेंस पता लग गया तो आप लोग क्वाटरनरी भी आराम से आजकल के दौर में क्वाटरनरी सीक्वेंस मतलब कि इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं जिनमें आप प्राइमरी सीक्वेंस डालें तो वो जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं वो इतने एफिशिएंट हैं, मतलब उनके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है वो कि उस प्राइमरी सीक्वेंस को कंपेयर करके आपको बता सकते हैं कि इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये कहाँ पाया जाता है, इसके एवोल्यूशनरी लिंक्स क्या हैं, खास तौर पे एवोल्यूशनरी लिंक्स क्या हैं, यानी एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट by using this technique. So that was it with the working on protein. I hope so कि आपको ये सारा का सारा जो सीरीज है इतनी लंबी जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है, and now today is the ending video, आपको समझ आई होगी। So if you like this video, so please share this video with anyone, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या हर वो इंसान जो कि साइंस की इस फील्ड के यानी बायोकेमिस्ट्री फील्ड से ताल्लुक़ रखता है और उस तक ये नहीं पहुंचा कि इस चैनल के ऊपर ये समझाया जाता है, उस तक आप मतलब उस तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। एक नई सीरीज़, एक नया दिन, एक नए इरादे, एक नए अज़म और एक नई चुनौतियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।